सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है भैया। और हिस्ट्री के इस क्लास में मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस किस तरह बनी थी, है ना। कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया, ये मैंने आपको बताया था। क्यों सेफ्टी वॉल्व कहा गया उसको, क्योंकि वो दरअसल में अंग्रेजों द्वारा अपने ऊपर पड़ने वाला जो असंतोष था, जो उनको प्रभावित कर सकता था, उससे बचने के लिए उन्होंने एक मीडिएटरी संस्था बनाई, है ना। ताकि लोगों को ये उम्मीद रहे कि कांग्रेस हमारे लिए है, तो हम अपील करेंगे कांग्रेस से, और हमारे हमारे हितों की रक्षा करने के लिए कौन है, कांग्रेस। तो अंग्रेजों के अधीन कांग्रेस थी, तो उन्होंने तो इस तरह से कांग्रेस का निर्माण किया, है ना। तो बच्चे मैं आपको बताऊंगा कांग्रेस के अधिवेशन हम लोग आज लोग पढ़ेंगे, लेकिन कांग्रेस के बारे में कुछ स्टेटमेंट आए हैं। जैसे कांग्रेस के स्टेटमेंट के बोलते हैं, अरविंदो घोष ने क्या कहा है कांग्रेस के बारे में। अरविंदो घोष ने अरविंदो घोष ने क्या कहा है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अरविंदो घोष ने क्या कहा है। डफरिन ने क्या कहा है। डफरिन जो वायसराय था उस समय कांग्रेस का 84 से 88, ये क्या कहता है। बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या कहा है। बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या कहा है। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चे, ध्यान से देखना भैया। पहले मैंने बताया अरविंदो घोष क्या कहते हैं। अरविंदो घोष ने कहा था कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। कांग्रेस भीख मांगने वाली कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। ये किसने कहा, अरविंदो घोष ने। क्यों, क्योंकि जब कांग्रेस की शुरुआत हुई तो मैंने आपको बताया 1885 से लेकर के 1905 का जो दौर था वो उदारवाद का दौर था। नरम दल वाले नेता थे, जिसमें आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, रास बिहारी घोष थे, दादा भाई नेहरूजी थे। तो ये इन लोगों का क्या क्या मोटिव था। इन लोगों ने बोला कि ब्रिटिश शासन से हम लोग सीधे नहीं टकरा सकते हैं, और ब्रिटिश शासन से सीधे नहीं टकराना है तो फिर कौन सी नीति होनी चाहिए, तो प्रार्थना और याचिका की नीति को इन्होंने अपनाया। तो ये लोग क्या है, ये पत्र लिखते थे, पत्राचार करते थे, बोलते थे कि जी ये कमियां हैं भारतीयों के लिए, ये होना चाहिए। तो सिर्फ मांग करते थे, मतलब एक तरह से भीख मांगते थे कि जी भारतीयों के लिए ये होना चाहिए। तो ये क्या थी, ये उदारवादी नेताओं की सच्चाई थी। उनका क्या मत था कि हम ब्रिटिश शासन से सीधे नहीं टकरा सकते हैं। तो इसीलिए अरविंदो घोष ने कहा कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। तो उस समय का स्टेटमेंट है। डफरिन ने क्या कहा था। डफरिन ने कहा था सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था। सूक्ष्मदर्शी मतलब जो बहुत लंबा नहीं सोच पाते हैं। सूक्ष्मदर्शी मतलब छोटी सोच। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों यानी कि बहुत कम लोग थे इसमें शुरुआत में, अल्पसंख्यकों की संस्था है। ये किसने कहा था, उस समय जो आपका वायसराय था डफरिन, उसने कहा। बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या कहा था। कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए, हर साल अधिवेशन होना तय हुआ कि हर साल हम लोग अधिवेशन, अधिवेशन का क्या मतलब है, मीटिंग, कि हम लोग इकट्ठे होंगे और आपस में ये डिस्कशन करेंगे कि क्या भारत के लिए जरूरी है। तिलक जी ने कहा ये लोग आ जाते हैं, साल में एक बार कुछ चंद बातें करते हैं और फिर चले जाते हैं। ये ऐसे है जैसे वर्ष में बरसात के लिए कभी एक मेंढक टर्राता है। तो क्या बोला था तिलक जी ने, इन्होंने कहा था कि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राने से कुछ हासिल नहीं होगा। एक बार मेंढक की तरह टर्राने से, मेंढक की तरह टर्राने से कछु हासिल नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। ये स्टेटमेंट किसका था, तिलक जी का था। इसके बाद में बात आई बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा। इन्होंने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। जब शुरुआत में कांग्रेस चली ना, तो लोगों को ये रहता था कि भाई मैं सचिव बनूंगा, मैं अध्यक्ष बनूंगा, उस चीज़ की बड़ी होड़ रहती थी। कांग्रेस के लोग ये बोलते थे देश के लिए ये नहीं कर रहे हैं, बस इनको तो खुद को चमकाना है। कांग्रेस के लोग
पदों के भूखे हैं। तो ये कुछ बड़े चर्चित स्टेटमेंट हैं, है ना। इनको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि मेंढक की तरह टर्राने की बात तिलक जी ने कही। डफरिन ने क्या बोला था? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक बोलते हैं माइनॉरिटी, जो संख्या में कम हो, है ना। अरविंदो घोष जी ने क्या बोला था? कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। क्यों बोला ये मैंने आपको बता दिया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। याद रखेंगे इतना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो, बहुत शानदार। काजल यादव जी, बहुत बहुत थैंक यू। चलो, यहां तक की बात में कोई दिक्कत भैया? तो मैंने बोला कांग्रेस का गठन कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट से, किसने किया था? किसने किया था? ए ओ ह्यूम ने। आईसीएस अधिकारी था, ये बात मैंने आपको बता दी। और ये जाकर के डफरिन से मिलता है। इसने डफरिन से कहा था कि आप इसमें कोई रोड़ा मत अटकाना, है ना। ये मैं क्यों कर रहा हूं, तो इसकी मंशा आप समझ गए होंगे अब तक, इसने क्यों किया था। कांग्रेस का गठन, क्योंकि ए ह्यूम एक अधिकारी रहते हुए उन बातों को जान चुका था, ये समझ चुका था कि बहुत जल्दी अगर मैं नहीं करूंगा तो एक गठन राष्ट्रीय स्तर पर एक कमेटी जरूर बनेगी, एक संस्था जरूर बनेगी, तो क्यों ना मैं ही बना देता हूं उसको, और वो हमारे अधीन भी रहेगी। तो कांग्रेस का गठन किया था ए ह्यूम ने। कितने? 72 प्रतिनिधियों के साथ में। 72 प्रतिनिधियों को मिलाकर, ठीक है भैया। कांग्रेस का गठन 72 प्रतिनिधियों को मिलाकर के हुआ। और ये सभी लोग कौन थे? ये थियोसॉफिकल आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे। थियोसॉफिकल आप समझ चुके हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। थियोसॉफिकल आंदोलन से जुड़े लोग थे। आंदोलन से जुड़े लोग थे, जिसमें से मैक्सिमम लोग क्या थे? पत्रकार और उस समय वकील थे। ठीक है, वकील, क्योंकि 1862 में आपका कलकत्ता मद्रास, है ना, कलकत्ता मद्रास यहाँ हाई कोर्ट शुरू हो चुके थे। 1866 इलाहाबाद भी। तो इनमें से ज़्यादातर लोग पत्रकार और वकील थे, है ना। हाँ, चलो, एक बच्चे का स्टेटमेंट है कांग्रेस की आज भी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा। एक अभय तिवारी जी ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट लिखा है। कांग्रेस जो है ये डफरिन के दिमाग की उपज थी, ये लाला लाजपत राय ने कहा। लेकिन ये कथन बहुत हद तक सही नहीं है, क्योंकि डफरिन के दिमाग की उपज ये दरअसल में थी नहीं, है ना। तो इसीलिए बहुत सारे इतिहासकारों ने बोला कि लाला लाजपत राय जी का कहना जो है उचित नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत? तो कांग्रेस का गठन कितने प्रतिनिधियों को मिलाकर हुआ? 72 प्रतिनिधियों को। ये लोग थियोसॉफिकल आंदोलन से जुड़े लोग थे, और जिसमें से मैक्सिमम लोग कौन थे? आपके पत्रकार और वरिष्ठ वकील लोग थे। यहां तक कोई परेशानी? यहां तक कोई दिक्कत भैया किसी भी बच्चे को? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। दो चीजें आपके सामने बार बार आएंगी, तो अभी थोड़ा सा उसको समझ लो। नरम दल और गरम दल। नरम दल और गरम दल। नरम दल के लोगों का क्या सिद्धांत था वो मैं आपको बता चुका, कि इन्होंने प्रार्थना और याचिका पद्धति को अपनाया। दादा भाई नेहरू की बात करते हैं नरम दल के नेताओं में शुरुआत में, क्योंकि यही थे। दादा भाई नौरोजी। जब तक गांधी जी एक्टिव नहीं होंगे तब तक कांग्रेस में जो दमखम था वो किस व्यक्ति का था? दादा भाई नेहरू जी का था। कौन थे दादा भाई नेहरू जी? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। रास बिहारी घोष थे। रास बिहारी घोष थे। शांतिपूर्ण तरीके से ये बात करते थे, संवैधानिक स्तर से। ठीक है, दादा भाई नेहरू जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, रास बिहारी बोस थे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु। गोपाल कृष्ण गोखले। बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। तो क्या बोलेंगे? ये नरम दल के शुरुआती नेता हैं। ठीक है भैया, इस बात में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत अपने? बहुत बढ़िया, आगे चलोगे। तो नरम दल के नेता मैंने बताया याचिका पद्धति पर आधारित थे, है ना। तो ये लोग मतलब मांग करते थे
गरम दल के लोग कौन होंगे, ये आगे एक्टिव होंगे जब 1905 में। गरम दल का एक्टिविटी कब बढ़ेगा, 1905 से 1909। वो गरम दल मतलब जो उग्रवाद है ना, गुस्से वाले लोग आप कह सकते हैं, 1905 में, क्योंकि 1905 में उसके कारण होंगे। 1905 में क्या होगा, जापान ने रूस को बहुत तरह से बुरी तरह से हराया था युद्ध में। जापान ने रूस को, मतलब दरअसल में जब तो यूएसएसआर हुआ करता था, लेकिन प्रमुख देश तब भी रूस ही था। अब ये जो जापान है ये तो एशिया का था, तो पहले तो हमको लगता था कि, और रूस को देखते हैं तो रूस यूरोप में भी, एशिया में भी, यूरेशिया में, तब तक मतलब एशियाई देश इतने ताकतवर नहीं थे। पहली बार ऐसा कुछ हुआ कि किसी एशियाई देश ने इतनी बड़ी शक्ति को मात दी। तो भारतीयों के अंदर यह भावना पैदा हुई कि अगर एक छोटा सा देश जापान रसिया को मात दे सकता है, तो फिर हमारा इतना बड़ा देश भारत क्या इस ब्रिटिश शक्ति से नहीं लड़ सकता है। तो तब इस उग्रवाद में बहुत सारे नेता जन्म लेंगे। मैं बताऊंगा आपको आगे सब चीज़ बातें, है ना। ये नरम दल गरम दल थोड़ा सा आप दिमाग में रखेंगे कि नरम दल कौन है, जो बड़ी आसानी से अपनी मांगों को करते थे, और गरम दल के लोग कौन है, जो संवैधानिक दायरे में न रह करके इनसे टकराने की हिम्मत रखते थे, है ना, जो इनका प्रखर विरोधी थे, जबरदस्त विरोध इन लोगों का करते थे। इन लोगों का किनका, अंग्रेजों का। चलो भाई शुरू करें, चलो चलो फटाफट से देखेंगे। बनाया नहीं था भैया किसी ने, नरम दल गरम दल क्यों बनाया गया था, बनाया नहीं गया था। ऐसे जैसे सोचो दो आपके दोस्त हो, एक साधारण सा दोस्त था जो ये बोलता है कि गुरुजी छुट्टी दे दो, गुरुजी बोला नहीं मुर्गा बन जा। एक ये बच्चा होता है कि गुरुजी छुट्टी दे दो, उन्होंने बोली छुट्टी नहीं मिलेगी मुर्गा बन जा, बोलो मुर्गा क्यों बनूं, इसमें मुर्गा बनने की क्या बात है। तो जो विरोध करे वो गरम दल के लोग थे, ऐसा किसी ने बनाया नहीं था इसको। बहुत बढ़िया, चलो शुरू करेंगे भैया कांग्रेस के अधिवेशन, और वर्ष लिखना शुरू करेंगे। देखो इधर तो लिखना वर्ष, ठीक है, दूसरा इधर लिखना कहां हुआ था, वर्ष, दूसरा लिखना कहां हुआ ये अधिवेशन, ठीक है। तीसरी चीज लिखना उसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, और चौथा था उस अधिवेशन की जो प्रमुख बात थी, जहां से प्रश्न बहुत पूछा जाता है ना। चारों ही चीजों पर हमें ध्यान देना है। चलो भाई वर्ष की बात करते हैं तो पहले लिख लो 1885, 86, 87, 88, ठीक है, 1888, 1888 के बाद में 1889, और फिर 1890। कोई दिक्कत, इसको हम बोलते हुआ कहां था, बकमई बक, बकमई बक, बोलो मेरे साथ एक बार आंख बंद करके, 1885 से शुरू कर रहे हैं, बकमई बक। बकमई से क्या मतलब है, जो पहला अधिवेशन हुआ कांग्रेस का वो कहाँ हुआ था, बंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था, बंबई में। और बंबई में भी कहाँ हुआ था, बंबई में हुआ था ये आपका भैया गोकुलदास, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, संस्कृत महाविद्यालय, लिख लेना आप इस बात को, है ना। अध्यक्ष कौन थे पहले अधिवेशन के, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। सबसे प्रमुख बात क्या होगी, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस के। प्रमुख बातें क्या हो गई, 72 आपके प्रतिनिधि गए, जो बैठे, जिन्होंने आपस में विचार किया कि भाई भारत के लिए इन लोगों का मोटिव क्या रहेगा, उद्देश्य क्या रहेगा। उद्देश्य था कि अभी हम बहुत कम लोग हैं, 72 लोग कितने होते हैं, तो 72 लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम सब लोग एक बेहतरीन काम करेंगे और एक जनमत इकट्ठा करेंगे। जनमत मतलब लोगों को स्वराज के लिए प्रेरित करेंगे। तब तक स्वराज जैसी कोई चीज आई नहीं थी, इसके बारे में बात कर चुके थे सिर्फ दयानंद सरस्वती, स्वराज हमारा अपना शासन होना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं कि लोगों को इस पक्ष में करो कि हमको ब्रिटिश शासन से खुद को निजात दिलानी है, खुद को मुक्ति दिलानी है, इससे दूर होना है।
तो 72 प्रतिनिधियों से इसकी शुरुआत होती है। और दरअसल में ये बंबई में होना तय नहीं था पहला अधिवेशन, पहले अधिवेशन को पूना में होना था। बोलेंगे सभी बच्चे, पहला अधिवेशन कहाँ होना था? पूना, महाराष्ट्र में होना था, लेकिन पूना में प्लेग फैल गया। क्या फैल गया? प्लेग फैल गया। तो प्लेग फैलने की वजह से क्या हुआ, इसको कहां शिफ्ट कर दिया गया? बंबई में। कैसे, क्या मतलब है? कलकत्ता, मैं से मतलब है मुंबई, सॉरी, मैं से मतलब है मद्रास। क्या बोलोगे? मद्रास। चेन्नई को बोलते हैं। ई से मतलब है इलाहाबाद, और बै से फिर आपका बंबई, और कैसे फिर आपका कलकत्ता। क्या बोलोगे? कलकत्ता हो गया। ठीक है। बात आई दूसरा अधिवेशन जो था, दूसरा अधिवेशन कहां हुआ है? आपका कलकत्ता में। दूसरे के अध्यक्ष कौन बने? ये बने आपके दादा भाई नेहरूजी, दादा भाई नौरोजी। और बच्चे बहुत प्रश्न आता है, सीधे सीधे डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है। दादा भाई नेहरूजी कांग्रेस के कौन से अध्यक्ष थे? दूसरे अध्यक्ष थे। कौन से? दूसरे अध्यक्ष थे। और कितनी बार ये अध्यक्ष बने हैं? 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कितनी बार? 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कब कब बने? एक बार तो 1886 में ही हो गए, और इसके बाद में 1893 और 1906 में बने। 1893 और 1906 में ये बनते हैं। अब यहां प्रमुख बात क्या है? ये पहले पारसी अध्यक्ष हैं। पारसी समुदाय है ना, पहले पारसी अध्यक्ष। जैसे रतन टाटा जी हैं, रतन टाटा कौन से समुदाय से आते हैं? पारसी समुदाय से आते हैं। तो पहले पारसी अध्यक्ष कौन बने? दादा भाई नेहरूजी बने। कितनी बार बने? कितनी बार बने? 3 बार बने हैं। 1893 में दादा भाई नेहरूजी ने ही मांग की थी कि सिविल सेवा जो परीक्षाएं हैं ये भारत में आयोजित हों। पहले लंदन में होती थी, और लंदन में इनके लिए कॉलेज था, एक कॉलेज, हैम्बर्ग कॉलेज जो था, वहां सिविल सेवा परीक्षाएं पहले होती थी। तो पहली बार जो मांग की थी 1893 में की थी, किसने? दादा भाई नेहरूजी ने। इसलिए कि सिविल सेवा परीक्षाएं, लिख लेना अपने नोट्स में, कहीं स्टार बना के, कहीं अलग पेज पे सर्कल बना के लिखते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन को। 1893 में दादा भाई नेहरूजी ने मांग की थी कि सिविल सेवा परीक्षाएं भारत में आयोजित हों। ओके, चलो, यहां तक कोई दिक्कत? तीसरे की बात कर रहे हैं भैया, तीसरे। अब बात आई यहां कितने प्रतिनिधि थे जी? 72 हो गए। फिर थे आपके 343 प्रतिनिधि। पहले में 72, दूसरे में भाग लिया था 343 लोगों ने, चौथे, सॉरी, दूसरे में, तीसरे में 607 लोगों ने, चौथे में 1248 लोगों ने भाग लिया था। बोलो एक बार मेरे साथ, पहले में 72, फिर 343, फिर 607, फिर 1248। ये संख्या यहां तक का महत्वपूर्ण है ना? बहुत बोले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पारसी मतलब पैसे वाला समुदाय। यहां तक कोई दिक्कत भैया किसी को? मद्रास की बात करते हैं तीसरे अधिवेशन की। तीसरे अधिवेशन में कौन आ गए? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। और आपसे पूछा जाएगा कि बदरुद्दीन तैयब जी क्या हैं? पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष कब बने हैं? ये बने कब? आपका 1887 में। क्या बोलोगे? पहले मुस्लिम हैं, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद में क्या होता है? इलाहाबाद में अध्यक्ष बना एक अंग्रेज, जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल कहां बना था? इलाहाबाद में। और ये कौन है? ये पहला अंग्रेज है। पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज यूल। कब बनता है? इलाहाबाद में। अब यहां से एक प्रश्न निकल के आता है, अब तक कुल, मतलब अब तक नहीं, स्वतंत्रता तक प्रश्न पूछता है आपसे, इंडिपेंडेंस तक के प्रश्न पूछे जाते हैं कांग्रेस के अधिवेशन से। आपसे पूछेगा कि कांग्रेस में कुल कितने अंग्रेज अध्यक्ष हुए? कमेंट सेक्शन में बताएंगे बच्चे, कांग्रेस में कुल कितने अध्यक्ष हुए? तो कहीं साइड में लिख लेना, कांग्रेस में, कांग्रेस, कांग्रेस के कुल 4 अंग्रेज अध्यक्ष हुए।
पहला कौन है उनमें से? यूल बना था, जॉर्ज यूल बना था। एक वेडरबर्न आएगा, कौन आएगा? वेडबर्न आएगा, वेडरबर्न भी बोलते हैं या वेडबर्न भी बोलते हैं, है ना। एक आएगा अल्फ्रेड वेव, अल्फ्रेड वेव, ये तीसरा था। चौथा है हेनरी कॉटन, हेनरी कॉटन। तो कितने अध्यक्ष हुए कांग्रेस के? कुल 4 अध्यक्ष हुए। और 4 अध्यक्ष में कौन कौन है? यूल कब बना भैया आपका? 1888 में बना, 1888 में। ठीक है। वेडरन वर्न की बात आएगी, वेडरन वर्न बना 1889 में। अल्फ्रेड वेव की बात आती है, कब बना? 1894 में, 1894 में। और हेनरी कॉटन आपका कब बना? ये बना था 1904 में, 1904 में बना था। ठीक है। तो कांग्रेस के 4 अध्यक्ष हुए हैं, कौन कौन? यूल, वेडरनबर्न, अल्फ्रेड वेव और हेनरी कॉटन, और हेनरी कॉटन। चारों को याद रखना, वर्ष भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात है कि जी ये तो कांग्रेस, ये तो अंग्रेजों को क्यों अध्यक्ष बना रहे हैं? तो ये अंग्रेज वो ऐसे अंग्रेज हो गए थे कांग्रेस में जो इनको ये विश्वास दिलाते थे कि हम भारतीयता के साथ में हैं, इनकी नीतियां अच्छी होंगी, तो ये अंग्रेजों को सम्मानपूर्वक अध्यक्ष भी बनाते थे कांग्रेस का। है विडंबना या नहीं है? फिर आता है 1889, 1889। 1889 कहाँ हुआ? बंबई में हुआ। और इसका अध्यक्ष कौन बताया मैंने आपको? 1889 का वेडबर्न बना। तो ये दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष है। वेडबर्न कौन सा अध्यक्ष है? वेडरबर्न बोलो या वेडबर्न बोलो, ये कांग्रेस का दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष है। 1890 कहाँ हुआ भैया? कलकत्ता में। फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे, फिरोज शाह मेहता। यहां तक की बात में कोई दिक्कत? क्या गुरुजी सारे करेंगे हम अधिवेशन एक एक को? नहीं, महत्वपूर्ण जहां से प्रश्न बनता है। कोई दिक्कत? बोलेंगे कलकत्ता में, कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता अध्यक्ष बने 1890 में। यह इंपॉर्टेंट बात क्या है? आनंद कादम्बनी जो थी, सॉरी, आनंद कादम्बनी गांगुली बोलेंगे, कादम्बनी गांगुली लिख लो तो ज्यादा अच्छा है। कादम्बिनी गांगुली, गांगुली ने भाग लिया। इनको भैया जी क्यों लिख रहे हैं? ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ, कादम्बिनी गांगुली जो हैं, लिखना भैया अपना शॉर्ट नोट्स बना के किधर। ये भारत की पहली महिला ग्रेजुएट है। जैसे मैंने बताया था ना, ज्योतिबा फूले जी की पत्नी सावित्रीबाई फूले वो कौन थी? पहली अध्यापिका थी। ये कौन है? पहली पहली महिला ग्रेजुएट का इनको टाइटल जाता है, खिताब जाता है किसको? कादम्बिनी गांगुली को। तो कौन से अधिवेशन में भाग लिया था? 1890 के अधिवेशन में कादम्बिनी गांगुली ने भाग लिया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत यहां तक? याद कर लेंगे इनको। पहले अध्यक्ष, आंख बंद करो एक बार, जितना मैंने लिखा है उसको बोलो पहले एक बार आराम से। जितना अब तक मैंने लिखा है उसको एक बार आंख को बंद करके बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? 1885 पहला अधिवेशन बंबई, 72। दूसरे में कितने आए? 343। चौथे में 607, सॉरी तीसरे में 607, चौथे में 1248। बम्बई बक, इसका मतलब क्या है? बम्बई में, फिर आपका कलकत्ता में, फिर मद्रास में, फिर इलाहाबाद में। पहले व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिर दादा भाई नेहरू जी। तीसरे में अध्यक्ष कौन बने? बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथे में जॉर्ज यू। ठीक है। पांचवें में फिर से एक अंग्रेज बना, वेडबर्न, फिर से बकमई बक, यानी बंबई और कलकत्ता। ओके। कादम्बिनी गांगुली भाग लेती हैं 1890 के अधिवेशन में। ठीक है, यहां तक की बात में किसी भी प्यारे दोस्त को कोई दिक्कत? कांग्रेस के कितने अध्यक्ष बने हैं? 4 बने हैं। जॉर्ज यूल 88, फिर आपका कौन बनता है? वेडरबर्न 89 में, अल्फ्रेड वेव 1894 में, और हेनरी कॉटन 1904 में बना था। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये कहाँ का निवासी था? एओ ह्यूम, ये स्कॉटलैंड का निवासी था भैया, स्कॉटलैंड का। ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसी को हमरेट ऑफ शिमला कहते हैं क्या? नहीं, माइनो कोई अध्यक्ष नहीं है, माइनो कोई अध्यक्ष नहीं था। सर जी लिखने में दिक्कत आ रही है मुझको, बड़ा मान जाओ मान जाओ मान जाओ, समय रहते मान जाओ। चलो आगे आ जाओ।
आगे चलें, थम्स अप करके बताएंगे सभी बच्चे, थम्स अप करके बताएंगे सारे, आगे चलें। तो 1890 में कलकत्ता फिरोज शाह में था। कोई दिक्कत है? कितने अध्यक्ष हुए? कुल 4 अध्यक्ष हुए हैं 1890 तक, ठीक है। अब आती है बात आगे 1896। 1896 फिर से कहाँ हुआ? कलकत्ता अधिवेशन हुआ। क्या बोलोगे? कलकत्ता अधिवेशन हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे 1896 कलकत्ता अधिवेशन के? इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह शानी। क्या बोलोगे? रहमतुल्लाह शानी। रहमतुल्लाह शानी। और इस अधिवेशन को किस बात के लिए जाना जाता है? इसको जाना जाता है, वंदे मातरम गाया गया था यहाँ पहली बार, वंदे मातरम। तो आपसे कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। गाया किसने था? गाया किसने था? गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्या बोलोगे? रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको गाया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया। लेकिन ये दरअसल में कहाँ से आया वंदे मातरम? तो सभी जानते हो, वंदे मातरम के लिए याद रख लेना, ये किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी किस पुस्तक में लिखा था? आनंद मठ बुक में। और शायद जब मैं आपको कुछ विद्रोह पढ़ा रहा था उस समय भी मैंने आपको बताया था कि जो आनंद मठ है, आनंद मठ पुस्तक लिखी गई थी सन्यासी विद्रोह के ऊपर। तो सन्यासी विद्रोह से ही इसको लिया गया है, आनंद मठ पुस्तक में, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम पहली बार कब गाया जाता है? 1896 में कलकत्ता में, है ना? बोलो एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गौरव सिंह, बहुत शानदार। ऐसा करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1896 कलकत्ता, यहां तक कोई दिक्कत? फिर 1901, 1901 में फिर से कलकत्ता, 1901 में फिर से कलकत्ता अधिवेशन। और कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे इसके? दिनसा वाचा, दिनसा वाचा। कांग्रेस का 17वां अधिवेशन था, हर साल होता था। 85 में पहला हुआ, आप जानते हो 16 हो चुके होंगे 1901 तक। तो ये 17वां अधिवेशन था कांग्रेस का। और इसमें क्या हुआ? सबसे बड़ा दिक्कत आती है बच्चों को, तो जी महात्मा गांधी ने इसमें भाग कैसे ले लिया था? तो महात्मा गांधी भारत दरअसल में घूमने आए थे, कांग्रेस के कोई एक्टिव मेंबर नहीं थे उस टाइम तक, सिर्फ घूमने आए। और घूमते समय उन्हें पता चला कांग्रेस की मीटिंग चल रही है, तो वो ऐसे ही पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंच गए थे 1901 में जब वो अपने घर आए थे। तो क्या बोलेंगे? कलकत्ता, तुम बोलोगे जी कलकत्ता में घर था क्या उनका? नहीं, घर तो उनका पोरबंदर में था। लेकिन कांग्रेस क्या है, उस समय काफी प्रचलित हो रही थी, तो ये भाग लेने पहुंच गए थे। किस दौरान? भाग लेने के लिए नहीं आए थे, ये आए थे भारत अपने घर, है ना? 1901 में, याद रख लेना, गांधी जी ने भाग लिया था। बालक सोचता है कि गुरुजी ये तो 9 जनवरी 1915 को भारत आए, तो भारत ये तब परमानेंट भारत आ गए थे, ये बीच में घूमने के लिए आए तब भाग लिया था। 1901 में गांधी जी ने भाग लिया। भाग लिया का मतलब है पार्टिसिपेट किया। कभी ऐसा वाला भाग ना सोच लो ना कहा गांधी जी भाग लिए, नहीं। और बता वैसे हो। ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या लिख रहे हैं? वो थोड़ा कमेंट जूम करो, जूम करो। गुरुजी वंदे मातरम सुना दो थोड़ा सा, मैं जानता नहीं हूँ। बेटा सुनो उसको यार, वंदे मातरम नहीं सुना तो फिर क्या सुना? वंदे मातरम, इतना ही तो है। चलो भाई, 1901 से आगे 1904 बम्बई याद रखना है। सॉरी, नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा, नहीं तो लाइन मैच होती रहेगी। 1904 लिखो भैया,
1904 का कहाँ हुआ है? बंबई में। बड़ा महत्वपूर्ण क्यों है जी? 1904 बंबई में जो हुआ अधिवेशन, इसके अध्यक्ष मैंने अभी बताए थे आपको कौन था। इसका अध्यक्ष एक अंग्रेज था, हेनरी कॉटन। कौन सा अंग्रेज है ये बताना जरा, कौन से नंबर का अंग्रेज है ये? बोलो एक बार। हेनरी कॉटन जो ये अध्यक्ष बना कांग्रेस का, कौन से नंबर का अध्यक्ष है? तो आप कहेंगे भैया जी तीसरा अध्यक्ष है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, जिन्ना ने पहली बार भाग लिया था। जिन्ना को बहुत अहम योगदान रहेगा राजनीति में, यही भड़केगा पाकिस्तान का पापा। जिन्ना ने पहली बार भाग लिया, पहली बार भाग लिया। और ये एक्टिव पता है कैसे हुआ था? ये एक्टिव हुआ था दादा भाई नेहरू की आड़ में, सचिव बनने का प्रयास करता था। और 1906 में भी आया था ये, 1906 में। और 1906 में तो ये दादा भाई नेहरू जी का सचिव बन चुका था, सचिव बन करके आया था, है ना, सेक्रेटरी। आधा था ये उनका एक, 1904 में, ठीक है। 1905 उत्तर प्रदेश वाराणसी। 1905 में कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। कहाँ? बनारस बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। और 1905 की एक घटना आप लोग जानते हैं, बंगाल विभाजन। क्या बोलोगे? बंगाल विभाजन। चलो नहीं, बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। तो यहां ध्यान से देखना बच्चे, यहां क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन की मांग। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, स्वदेशी आंदोलन की मांग कब उठाई गई? स्वदेशी आंदोलन भैया जी ये था क्या? तो जब बंगाल विभाजन होगा मैं आपको बताऊंगा। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को होगी, लागू हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 को। इस दौरान क्या होगा कि बंगाल में जब हिंदू मुसलमानों में बांट दिया जाएगा बंगाल को, वो सारा पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो एक मांग उठेगी कि ये जो विदेशी चीजें हैं इनका बहिष्कार करो। कृष्ण कुमार जैसे मित्र इस सुझाव को देंगे व्यक्ति, तो वो बोलेंगे कि इसकी अब मांग उठनी चाहिए, हम लोगों को स्वदेशी अपनाना है। और इस स्वदेशी के तहत ही मतलब अपनी चीजों का इस्तेमाल करो, अपने स्कूल अपने कॉलेज होने चाहिए, अपना खादी होना चाहिए। तो ऐसी मांगे उठी। 1905 में स्वदेशी आंदोलन की मांग क्यों उठी थी? क्योंकि बंगाल विभाजन इस समय हुआ था, है ना, बंगाल विभाजन। स्वदेशी की मांग बंगाल विभाजन के उपरांत, उपरांत का अर्थ है बाद में, इसके बाद में उठी थी ये मांग। ओके भैया, चलो। सॉरी, तीसरी बार कह रहा हूं मैं, चौथी बार बना कॉटन। कितनी बार बना? चौथी बार बना कॉटन, है ना। 1904 में कॉटन चौथी बार बना, रियली सॉरी, वो तीसरी बार गलत बोल गया इसको। तो 1905 में वाराणसी गोपाल कृष्ण गोखले के समय पर हुआ, ठीक है। 1906 कलकत्ता। आप कह रहे होगे जी कलकत्ता नाम बढ़ा रहा, भैया कांग्रेस के अधिवेशन सबसे ज्यादा कलकत्ता में ही हुए हैं, 10 बार। 9 बार तो अधिवेशन और एक बार 1920 का विशेष अधिवेशन हो गए हैं। 10 बार कलकत्ता में। सबसे ज्यादा किस शहर में वो कांग्रेस के अधिवेशन? कलकत्ता में। 1906 कलकत्ता। और 1906 मैंने बताया ना, फिर से कौन आ गया? दादा भाई नेहरू जी। शुरुआत में भी, 86 में भी, 1893 में भी, जहां सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए उन्होंने ये मांग की थी कि ये परीक्षाएं भारत में आयोजित होनी चाहिए। और उसके बाद में फिर कहा 1906 में दादा भाई नेहरू जी। यहां स्वराज्य की मांग, स्वराज्य की मांग। तो स्वराज्य की मांग दो तरह से आएगी। एक तो आएगी पूर्ण स्वराज्य। पूर्ण स्वराज्य हम बोलेंगे जब मैं आपको बताऊंगा लाहौर अधिवेशन 1929 का। दोनों शब्दों में अंतर है और हमेशा ध्यान देना है। स्वराज्य यानी अपना राज्य, स्वयं का राज्य। जैसे इन्होंने बोला कि ब्रिटेन के अधीन कनाडा भी रहा है, लेकिन कनाडा में क्या है? स्वशासन है। तो ऐसे ही ऐसी ही व्यवस्थाएं हमारे लिए दो, डोमिनियन की व्यवस्था हमारे लिए दो। तो स्वराज्य की जो मांग उठनी शुरू हुई तो वो किस अधिवेशन से शुरू हुई? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। और कौन था अध्यक्ष? दादा भाई नेहरू जी थे। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। 1907 सूरत गुजरात का अधिवेशन। कौन थे अध्यक्ष? मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना, रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। बच्चे मैंने दो घटनाएं आपको बताई थी अभी कि 1905 में जापान ने पेल दिया था रूस को। तो हम लोगों के अंदर एक भावना जागृत हुई कि एक एशियाई देश इन ब्रिटिश शक्तियों को, या जो बड़ी शक्तियां हैं, इनको हराने का मादा रखता है, तो हम भारतीय भी इन ब्रिटिशियर्स को हरा सकते हैं। ठीक है।
और इधर एक रोष था लोगों के अंदर, किसका? बंगाल विभाजन का। तो दो लोग जो हैं दो दलों में फूटने शुरू हो गए। एक तो जो अंग्रेजों से कहते थे बाबूजी प्लीज इस सुधार को लाइए, एक ऐसे लोगों का उदय होना शुरू हुआ जिन्होंने बोला ओए अंग्रेज ये करना पड़ेगा। तो उदय होना शुरू हुआ तो दो दलों में फट गए। जैसे कि गरम दल में जाने जाते नेता लाला लाजपत राय हो गए, आपके विपिन चंद्र पाल हो गए, है ना, और आपका कौन है? बाल गंगाधर तिलक। विपिन चंद्र पाल के लिए तो मैंने बताया पहले वो नरम नेता थे, नरम दल में थे, लेकिन जब वो देखेंगे ना कि देश में गरम दल के नेताओं की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है तो गरम दल में पहुंच जाएंगे। और मैंने बताया था फिर ब्रिटिश शासन ने बड़ा अत्याचार किया उनके साथ में, वो फिर से नरम दल में आ गए। बोले ठीक नहीं है भाई, गरम दल में तो झेलना पड़ेगा बहुत कुछ, क्योंकि वो ब्रिटिश शासन से सीधी प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष लड़ाई थी, मांग वांग नहीं थी। तो रास बिहारी घोष थे, यहां कांग्रेस में फूट पड़ गई। कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गई। कांग्रेस का सॉरी, हिंदी तरीके से लिखते हैं पूर्णतः, कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन। कोई दिक्कत यहां तक? 1907 की बात होगी, 1907 से आगे बढ़ेंगे 1911, फिर से कलकत्ता अधिवेशन। पंडित बिशन नारायण धर, क्या नाम था इनका? पंडित बिशन नारायण धर। जैसे मैंने अभी आपको बताया वंदे मातरम पहली बार 1896 में गाया गया कलकत्ता अधिवेशन में, उसी तरह 1911 के अधिवेशन में पहली बार जनगण मन को गाया गया, भारत के राष्ट्रगान को गाया गया, नेशनल एंथम जनगण मन गाया गया। जनगण मन गाया गया कौन से अधिवेशन में? तो कलकत्ता, और कलकत्ता में ही 1896 हुआ, 1911 में भी कलकत्ता हुआ। दोनों में पहले क्या? वंदे मातरम, और उसके बाद में आपका जनगण मन। तो जनगण मन ये दरअसल में कहाँ से आया? तो जनगण मन को याद रख लेना, ये जैसे मैंने वो बताया ना, वो बुक से लिया गया आनंद मठ से। ऐसे ही एक तत्वबोधिनी पत्रिका आती थी, तत्वबोधिनी पत्रिका, तत्वबोधिनी पत्रिका। और तत्वबोधिनी पत्रिका में एक टाइटल छपा था, भारत भाग्य विधाता। ठीक है, तत्वबोधिनी जो मैगजीन थी इसमें एक शीर्षक टाइटल छपा था, एक शीर्षक क्या था? भारत भाग्य विधाता। और भारत भाग्य विधाता नाम से छपा था क्या? तत्वबोधिनी मैगजीन में क्या बोलोगे? जन गण मन। कोई दिक्कत? याद रख लेना इस बात को। जनगण मन छपा किसमें? तत्वबोधिनी मैगजीन में छपा था। अब आपसे कोई पूछे तत्वबोधिनी मैगजीन, इसके संपादक कौन थे? तो दो चीजें आती है इसमें, एक तो नेतृत्व कौन कर रहे थे इसका? नेतृत्व कर रहे थे देवेंद्र नाथ ठाकुर, जिनके सानिध्य में ये छपती थी, और संपादक थे अजय कुमार। संपादक कौन थे इस मैगजीन के? अजय कुमार। क्या बोलोगे? सॉरी अजय नहीं, अक्षय। संपादक थे इसके अक्षय, अक्षय 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 थे, अजय थे, देखना एक बार। अक्षय कुमार दत्त, शिवम देखना एक बार, तुम भी बताओ भाई बच्चों देख के, मुझे कंफ्यूजन है इसमें थोड़ा, अक्षय या अजय। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया परवेश कुमार वर्मा जी, कोई दिक्कत यहां तक भी है? तो बिशन नारायण धर अध्यक्ष थे। और एक बात मुझे अब क्वेश्चन ये बताओ, अगर आप लोगों को याद हो चुका है, जब पहली बार आपका वंदे मातरम गाया गया तब अध्यक्ष कौन थे? भूलना नहीं है नाम को, बिगड़ देखे बताना है। और
बगैर देखे। अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है अतुल पांडे जी। बहुत बढ़िया। चलो, सही है। अक्षय कुमार दत्त है, ठीक है। अक्षय कुमार दत्त 1911 में अध्यक्ष बन जाते हैं। बिशन नार सॉरी, संपादक थे अक्षय कुमार दत्त। और इसके आपके अध्यक्ष कौन थे 1911 में? पंडित बिशन नारायण धर थे। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, यहीं रद्द हुआ था 1911 में। वो बातें मैंने आपको बता दी है, या मैं आपको बताऊंगा भी। 1911 में जॉर्ज पंचम और मैरी आएंगे तो वो बंगाल विभाजन को रद्द करेंगे और दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा होगी 1911 में, और राजधानी बनेगी 1912 में। वो बातें हम आगे कर रहे होंगे। आगे शुरू करेंगे 1911 तक। कोई दिक्कत किसी को? 1916 लखनऊ। 1916 कहाँ हुआ? लखनऊ में। और कौन थे इसके अध्यक्ष? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। यहां क्या हो गया था? कांग्रेस, कांग्रेस छोड़ो, ऐसे नहीं लिख सकते। ये लिखेंगे और गरम दल जो है, नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग एक हो गए। मुस्लिम लीग कहां से आ गया जी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी 1906 में। मुस्लिम लीग एक हो गए। कब बना था? 1906 में, आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में। ठीक है, ये लोग जब मिंटो से मिलेंगे तो उस समय आपका गठन होगा। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, मुस्लिम लीग। तो ये तीनों की एक सहमति बन गई कि भाई हमारा उद्देश्य तो एक ही है, हमको तो स्वराज्य लेकर आना है, ब्रिटिश शासन से हम लोगों को मुक्ति मिलनी चाहिए, यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। तो कहते हैं कि नरम दल गरम दल एक हो गए। और इसके लिए प्रयास किस व्यक्ति ने किए थे? नरम दल और गरम दल के एकीकरण के लिए ये प्रयास किए थे किसने? तिलक, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, जो मैंने आपको पढ़ाई थी, एनी बेसेंट के प्रयासों से। लिख लेना इस बात को। किनके प्रयासों से ये एकीकरण हुआ था? तो ये एकीकरण हुआ था आपका अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में, तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से। नरम दल गरम दल जो 1907 में अलग हुए थे, कब? लखनऊ में एक हो गए। इसीलिए इस लखनऊ सम्मेलन को हम लोग लखनऊ पैक्ट का नाम देते हैं। किसका? लखनऊ पैक्ट। अभी जीएस की क्लास में भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, ये आता रहता है मतलब बार बार। बहुत बढ़िया। चलो, यहां तक कोई दिक्कत? मैंने 1872 में क्यों बताऊंगा यार मैं, कलकत्ता की स्थापना। और किसी सेट में अगर मेरे मुंह से निकल गया हो तो वो बात अलग है, फिर वो वाली बात होती है मेरे मुंह से निकल गई है। ऐसा नहीं है वैसे। 1862 सर्वविदित है, सबको पता है कि 1862 में कलकत्ता की स्थापना हुई, साथ में मुंबई की भी स्थापना हुई। 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो 1872 का तो कोई मतलब बनता नहीं है, शायद आप गलती से लिख लिए हैं। चलो, रविंद्रनाथ टैगोर वंदे मातरम में नहीं लिखवाया लाला, मैंने बोला रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया है। आपका ध्यान नहीं है शायद क्लास में। वापस अपनी कॉपी में देखो और क्लास पीछे करके देखो। मैंने ये नहीं बोला रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, मैंने बोला है रविंद्रनाथ टैगोर ने गायन किया था उसका, गाया था उसको। ओके, चलो आगे आएंगे भैया। यहां तो नहीं लिखवा दिया मैंने कभी? ये भी यहां लिखवा दिया हो गलती से। जनगण मन, जनगण मन, नहीं यहां तो नहीं लिखवा रखा मैंने कहीं भी यार। अच्छा, ऊपर गलत लिखवा दिया क्या? देखना क्लास पीछे, बताना भी बालको, मैंने क्या ये लिखवा दिया आपको कि वंदे मातरम इन्होंने गाया है? ऐसा तो नहीं लिखना चाहिए यार, मतलब इन्होंने लिखा है यार, गाया लिख रखा है मैंने। और रचनाकार नीचे लिख रखे बंकिम चंद्र चटर्जी। अब मूर्ख हैं, पपड़ी की शकल के। पपड़ी नहीं आती है, बारात में आती है पपड़ी, जैसा कोई नहीं खाता, ऐसी शकल का है। चलो
अजय कुमार कह रहे हाय माही और मुंह पर 3 दिल हैं। वाह मेरे बेटा वाह। लखनऊ, बहुत बढ़िया भी, आगे चलें, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार 1916 में हुआ था, ठीक है। 1917 में जब कांग्रेस ने अपना पहली बार तिरंगा अपनाया, 1917, 1917, 1917 कहाँ हुआ था? कलकत्ता। 1917 में कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, ठीक है। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, और कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बनी? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट क्यों इंपॉर्टेंट है जी? क्योंकि ये एनी बेसेंट जो बनी, ये पहली महिला अध्यक्ष बनी। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कब बनी थी पहली महिला अध्यक्ष, लेकिन कहाँ की थी? अब आप लोग मुझे बताओगे ये जो एनी बेसेंट थी कहाँ की रहने वाली थी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। तो 3 महिलाएं रही हैं। 1917 8 के अंतर से याद कर लेना, 1917, 1925, 1933, 8 सालों का अंतर है। 17 8 25, 25 8 33। 17 में एनी बेसेंट, 17 में कौन बनी थी? एनी बेसेंट। 25 में कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, और सरोजिनी नायडू है पहली भारतीय। ये कहाँ की थी? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो आप कहेंगे आयरलैंड की थी, आयरिश थी। और सरोजिनी नायडू कहाँ की थी? ये इंडियन है। तो ये पहली भारतीय महिला हैं जो 1925 में अध्यक्ष बनी। और तीसरी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी नलिनी सेन गुप्त। नलिनी सेन गुप्त, बड़े आसानी से याद कर सकते हो, 17 8 25, 25 8 33। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ देखो, महिला अध्यक्ष लिख रहा हूं ना, इसीलिए अध्यक्ष लिखूंगा, लेकिन अगर मैं महिला शब्द को हटा दूं तो फिर खाली लिख दूंगा अध्यक्षा, है भाई, ठीक है। कोई दिक्कत इस बात में? बहुत बढ़िया, चलें आगे। बेटा जो लिखवा रहा हूं ना धीरे धीरे इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आप इस पर नजर रखो, ऊपर का भी पढ़ते चलो तभी याद होगा। अगर मैं भागता चला जाऊंगा तो आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा इसमें। 1917 कलकत्ता में एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी। 1918, 1918 दिल्ली। 1918 में कहाँ हुआ? दिल्ली हुआ। और दिल्ली क्या होता है 1918 में? कि यहां मालवीय अध्यक्ष बने और कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ। मदन मोहन मालवीय। 16 में तो एक हो गई थी कांग्रेस, और 18 में लिख लेना फिर से कांग्रेस में फूट, फिर से कांग्रेस में फूट आ गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दरअसल में यहां मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष नहीं बनने थे, यहां अध्यक्ष कौन बनने थे? बाल गंगाधर तिलक। तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न एक पूछा जाता है, मदन मोहन मालवीय लिख लेना अध्यक्ष, बाल गंगाधर तिलक को बनना था, बाल गंगाधर तिलक को बनना था। लेकिन वो ब्रिटेन चले गए थे, लेकिन वो ब्रिटेन चले गए थे। और मुकदमा चल रहा था उस समय इनका, वैलेंटाइन सरोल मुकदमा जो था, वैलेंटाइन सरोल से। तो वैलेंटाइन सरोल जो वो व्यक्ति है, वहां से एक प्रश्न बनता है कि बाल गंगाधर तिलक, पहला प्रश्न सुनना, पहला प्रश्न आता निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति कभी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा? और बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला अध्यक्ष है, तो आप लोग याद रख लेना, बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, बनते लेकिन नहीं बने, तय था इनका बनना। ये कहां चले गए? ब्रिटेन चले गए उस टाइम पे। और इस इनको, बाल गंगाधर तिलक जी को जो भारतीय शांति का जनक कहा है, क्या बोला है? बाल गंगाधर तिलक को मानते हैं, याद रख लेना, तिलक जी को
भारतीय अशांति का जनक। वैलेंटाइन रोल ने कहा है। वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है। 1918। 1918 के बाद में पहले इतना नोट करेंगे कि 1918 में अध्यक्ष बनना था बाल गंगाधर तिलक को, लेकिन अपने किसी मुकदमे के चलते हुए कहाँ चले गए वो? ब्रिटेन चले गए। तो अध्यक्ष कौन बने थे? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, बहुत बढ़िया। तिरंगे में अशोक चक्र किसने लगवाया? बच्चा अशोक चक्र में पहले हुआ करता था आपका चरखा। चरखे की जगह हम लेकर के आए अशोक चक्र, और अशोक चक्र ये शामिल करने का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण श्रेय जाता है भीमराव अंबेडकर जी को, जो इस प्रस्ताव को लेकर के आए थे। समझ रहे हैं मुकुल कुमार जी? बिल्कुल चलेगा। प्रवेश कुमार वर्मा जी? बिल्कुल चलेगा। 1918 दिल्ली, मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। और 1920 में कहाँ हुआ? नागपुर में, महाराष्ट्र में। 1920 कहाँ हुआ? नागपुर, महाराष्ट्र में। और इसके अध्यक्ष थे वीर राघव। कौन थे अध्यक्ष? हाँ, तिलक जी के बारे में अलग से पढ़ेंगे, अभी नहीं। तिलक जी के बारे में अलग से पढ़ेंगे। तो 1920 में क्या बोलोगे? नागपुर में वीर राघव, जिनको वीर राघवाचारी हम बोलते हैं, तो यहां अध्यक्ष बने थे 1920 में। लेकिन बच्चे 1920 में याद रख लेना, 1920 में ही हुआ कलकत्ता का विशेष अधिवेशन। विशेष अधिवेशन मतलब बीच में कोई मीटिंग बुला ली, तो इन अधिवेशन के बीच में विशेष अधिवेशन भी हुए हैं। क्या बोलोगे? इनके बीच में विशेष अधिवेशन भी हुए हैं। बेटा मैं कितनी बार बता चुका हूं आपको ये बात, 1911 तक कलकत्ता राजधानी थी। 1911 नहीं, इवन 1912 तक। 11 में घोषणा हुई, 12 में बनी है दिल्ली। चलो, कलकत्ता विशेष अधिवेशन 1920 नागपुर में इसलिए लिखवा रहा हूं, महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कभी वो जो हर साल अधिवेशन होता था, ये तो हर साल होने वाला अधिवेशन है। लेकिन विशेष अधिवेशन बीच में बुलाया गया, कलकत्ता विशेष अधिवेशन। और जिसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। लाला लाजपत राय कौन बने? इसके अध्यक्ष बने थे। तो लाला लाजपत राय मेन जो अधिवेशन है उनके अध्यक्ष नहीं थे, विशेष अधिवेशन के। लेकिन फिर भी कभी प्रश्न पूछा जाए कि लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? हाँ जी, बने थे। लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और यही इसी अधिवेशन में गांधी जी लेकर के आए थे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। गांधी जी असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, जो इन्होंने 1920 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ चलाया था। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। कौन से अधिवेशन में? तो 1920 के कलकत्ता विदेश अधिवेशन। लेकिन क्या ये जो असहयोग आंदोलन था, नॉन कॉर्पोरेट मूवमेंट जो गांधी जी ने चलाया, क्या ये गांधी जी के दिमाग की उपज थी? नहीं। इसी असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को 1920 के नागपुर अधिवेशन में लेकर के आए थे चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस के गुरु। लेकिन तब लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। यहां इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, तो यहां बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया था, इस प्रस्ताव का। तो पूछा जाता है, गांधी जी द्वारा लाए गए असहयोग प्रस्ताव का विरोध किस किस ने किया था? असहयोग आंदोलन का, इसका प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना। ये लोग कहते थे कि भाई ये जो है ये इतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। और बाद में जब चित्तरंजन दास जी भी इसके अगेंस्ट हो गए, शुरू में तो खुद ही लेके आए थे 1920 नागपुर में। चित्तरंजन दास कौन लोग थे? ये सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु हैं, चित्तरंजन दास। बताऊंगा मैं, इनके बारे में पढ़ाऊंगा आपको। चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, ये प्रखर विरोधी थे इस आंदोलन के,
जिन्होंने बोला था कि भाई इस आंदोलन का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये कहीं हमको आज़ादी दिलाने वाला नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया, खुद गांधी जी ने महसूस कर लिया था इस आंदोलन को चलाने के कुछ दिनों के बाद में ही कि ये आंदोलन कामयाब नहीं होगा। और गांधी जी को इस आंदोलन को रद्द करने का मौका मिला था 4 फरवरी 1922 को, जब चोरी चोरा कांड हुआ। उन्होंने एकदम से बिना किसी की सहमति के इस आंदोलन को बंद भी कर दिया था। ठीक है, चलो आगे। बहुत बढ़िया। तो क्या बोला मैंने, 1920 में कलकत्ता का विशेष अधिवेशन हुआ था। लेकिन बच्चे, अगर कोई आपसे पूछे कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन कब हुआ था, अगर विशेष अधिवेशन हुआ है तो कभी ना कभी पहला भी हुआ होगा। कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन 1918 में हुआ था। कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन 1918 मुंबई में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? हसन। कौन थे अध्यक्ष? हसन इमाम। हसन इमाम इसके अध्यक्ष थे। बहुत बढ़िया मोहित कुमार जी, थैंक यू। ठीक है भैया, तो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ कब? आपका क्या बोलेंगे, पहला विशेष अधिवेशन हुआ था मुंबई में। अगली बात कर लेते हैं बच्चे, 1923। ऐसे ही ये 2 वर्ष हैं। 1923 में हुआ काकीनाडा। काकीनाडा कहाँ पड़ता है जी? बंगाल में। 1923 काकीनाडा बंगाल में हुआ, बंगाल में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान भी मत देना। लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं फिर आपको ये, क्योंकि 1923 में ही एक विशेष अधिवेशन हुआ था। 1923 का विशेष अधिवेशन, जो इसके बाद में बुलाया जाता था, एकदम कहते ना इमीडिएट इफेक्ट से बुलाया जाए कि भाई इसकी जरूरत है। और इस विशेष अधिवेशन को जो बुलाया गया, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? आपका अब्दुल कलाम। क्या बोलोगे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम। और कहाँ हुआ था ये? दिल्ली में। अब्दुल कलाम नहीं है कि भी एपीजे अब्दुल कलाम जी को समझ लो, नहीं। अब्दुल कलाम भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद। केबीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1 करोड़ का। अब तो ये कॉमन हो गया, बच्चे कंपटीशन तैयारी करते हैं पहले। ठीक है, क्या बोलेंगे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है, ये सबसे कम उम्र के, याद रख लेना, कहाँ हुआ था ये अधिवेशन? दिल्ली में। और ये कौन थे? सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष। और सबसे कम उम्र कितनी थी इनकी जी? 35 वर्ष की आयु में। 35 वर्ष। कितने वर्ष के बन गए थे कांग्रेस के अध्यक्ष? ये 35 साल के। तो इनसे कम पे कोई नहीं बना। इनसे कम तो आधुनिक भारत में बस कौन बने? राहुल गांधी ही बने कांग्रेस के अध्यक्ष। चलो भाई, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष 35 वर्ष, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और अबुल कलाम आजाद सबसे लंबे समय के लिए रहेंगे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा तो 1940 से 45 तक, तब भी अबुल कलाम आजाद ही रहेंगे सबसे लंबे समय तक। तो यहां तक का एक वादा करना, 1923 तक के विशेष अधिवेशन कभी भी कोई भी पूछ लू भैया, आपकी उंगलियों पर होना चाहिए। करते हो वादा? बड़े ध्यान से पढ़ना, बड़े ध्यान से किस में क्या हुआ है, ये सारी घटनाएं हम जान रहे होंगे। और बच्चे, डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है। ओके, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय